नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है विलयन और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्यों में विलेयता और विलेयता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हेनरी नियम के बारे में। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गैसों की द्रव्यों में विलेयता यानी कि घुलनशीलता। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सी गैसें जल में घुलनशील होती हैं। कुछ गैसें कम मात्रा में घुलती हैं, कुछ गैसें अधिक मात्रा में घुलती हैं। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है और जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनको जीवित रखती है। जल में जो घुली ऑक्सीजन होती है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, उसी ऑक्सीजन को वो सांस के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो जल में घुली ऑक्सीजन जो जलीय जीव जंतु होते हैं, जलीय जीवधारी होते हैं, उनके जीवन का वो आधार होती है। ऐसी नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में घुलती है और कुछ गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलती है। जैसे HCl गैस है, जल में बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलनशील होती है। अमोनिया गैस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलती है। कहने का मतलब बहुत सारी गैसें जो होती है वो द्रवों में घुलनशील होती है, विलेय होती है। लेकिन द्रवों में जो गैसों की विलेयता होती है वो ताप व दाब के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। द्रवों में गैसों की जो विलेयता होती है वो ताप और दाब के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। देखो, ताप बढ़ाने पर हमेशा गैसों की जो विलेयता है वो घटती है, क्योंकि जब गैस किसी द्रव विलायक में घुलती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। मतलब गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक अभिक्रिया है। घुलने पर, गैस द्रव में घुलने पर क्या ऊष्मा उसमें से निकलती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो विलेयता है गैसों की वो घटेगी, क्योंकि वो तो घुलने पे पहले से ही उसमें से ऊष्मा निकल रही है। तो गैसों की जो विलेयता होती है वो हमेशा ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, हमेशा कम होती है। और दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर, दाब को जब बढ़ाते हैं विलेयता पर क्या फर्क पड़ता है। दाब बढ़ाने पर विलेयता हमेशा बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। देखो, इसको हम इन चित्रों के द्वारा समझते हैं। देखो, मान लीजिए, देखिए ये एक पात्र है, इसमें ये एक द्रव विलायक है। इस पात्र में ये एक द्रव विलायक और ये कोई गैस है। इनको एक साथ इस पात्र में रखा गया है। ये इस पर ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। तो देखो, जब, और ये जो गैस है इस द्रव विलायक में ये घुलनशील है। तो जब किसी गैस को द्रव विलायक के साथ में एक साथ रखते हैं तो जो गैस के जो अणु होते हैं वो गैस के अणु द्रव विलायक में, गैस के अणु जो है वो प्रवेश करने लगते हैं। गैस के अणु क्या करने लगते हैं, द्रव विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। अर्थात गैस जो है ना वो द्रव में घुलने लगती है। देखो, कुछ अणु, गैस के कुछ अणु द्रव विलायक में प्रवेश करते हैं और जब गैस विलायक में घुलती है तो क्या बन जाता है, विलयन। क्या बन जाता है, विलयन। गैस जो होती है ना विलायक में घुल करके क्या बनाती है, विलयन बनाती है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि जब किसी गैस को द्रव विलायक के साथ में एक पात्र में बंद कर देते हैं
तो गैस के अणु विलायक में प्रवेश करने लगते हैं, अर्थात गैस के अणु जो है वो विलायक में घुलने लगते हैं। और साम्य की स्थिति में गैस की एक निश्चित मात्रा जो है वो इस विलयन में घुल जाती है। साम्य की स्थिति में गैस की एक निश्चित मात्रा जो है इस विलयन में, देखो गैस द्रव विलायक में घुल गई तो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो एक साम्य की स्थिति में गैस की एक निश्चित मात्रा जो है वो इस विलयन में घुल जाती है। तो देखो जब हम इस गैस के ऊपर दाब लगाते हैं, दाब बढ़ाने पर मान लीजिए इसके ऊपर हमने ये वेट रख दिया, भार रख दिया W1 W2, और ये निश्चित ताप पर हो रहा है। निश्चित ताप पर जब हम किसी गैस के ऊपर कोई दाब लगाते हैं तो दाब लगाने पर जो गैस का जो आयतन है, ये पिस्टन लगा हुआ है, तो दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ाने पर देखो पहले गैस का आयतन इतना था, अब गैस का आयतन घट करके अब देखो यहाँ से यहाँ तक रहेगा गैस का आयतन। तो गैस का आयतन कम हो जाता है ना, यानी कि आयतन में कमी, यहाँ से यहाँ तक आयतन में कमी होगी। तो आयतन घटने पर सांद्रता बढ़ती है, आयतन घटने पर सांद्रता बढ़ती है, यानी कि इकाई आयतन में जो गैस के अणुओं की संख्या होती है वो बढ़ती है। ये ध्यान रखिए भाई, आयतन जब हम घटाते हैं तो सांद्रता बढ़ती है। तो सांद्रता बढ़ने से द्रव की सतह पर, ये जो द्रव विलयन बन गया, इसकी सतह से टकराने वाले गैस के जो अणु हैं उनकी संख्या बढ़ती है। और जब गैस सतह से टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है तो विलयन में प्रवेश करने वाले जो गैस के अणु हैं ना, उनकी संख्या भी बढ़ती है। इसीलिए दाब बढ़ाने पर गैस की विलयन में विलेयता, या कहे द्रव विलायक में विलेयता, है ना, वो बढ़ती है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर। आयतन घटता है तो इकाई आयतन में गैस के जो अणुओं की सांद्रता है वो बढ़ती है। सांद्रता बढ़ने से जो विलयन की सतह से टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है गैस के, और इसमें प्रवेश करने वाले गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। प्रवेश करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है अर्थात विलेयता बढ़ती है। तो दाब बढ़ाने पर, जैसे अगर और दाब बढ़ाएंगे तो इसमें और ज़्यादा मात्रा में गैस घुलेगी, यानी कि दाब बढ़ाने पर हमेशा, और ये विलेयता तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि नया साम्य स्थापित न हो जाए। तो देखो मैं साम्य की बात की मैंने। देखो साम्य कैसे स्थापित होता है। साम्य देखो मान लीजिए ये पात्र है और इसमें ये मान लीजिए ये द्रव विलायक है, पात्र है ये कोई, और इसमें ये द्रव विलायक भरा हुआ है। और मान लीजिए इसके साथ में हमने इस द्रव विलायक में घुलने वाली गैस को रखा है, ये गैस के अणु हैं। तो देखो जब हम ये पात्र में गैस और उसका द्रव विलायक भरा हुआ है जिसमें गैस घुलती है, तो जब हम किसी गैस को द्रव विलायक के साथ में रखते हैं तो जो गैस के अणु हैं, गैस के अणु इस द्रव विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। और कुछ अणु तो द्रव विलायक में प्रवेश करते हैं, तो विलायक में प्रवेश करने पर क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो कुछ अणु तो इस द्रव विलायक में प्रवेश करते हैं, साथ साथ में कुछ अणु विलयन में से वापस बाहर निकलते रहते हैं। कुछ अणु वापस विलयन में से बाहर निकलते रहते हैं। और जब
एक निश्चित मात्रा इस द्रव विलायक में गैस की घुल जाती है, तो उस स्थिति में इस द्रव विलायक में प्रवेश करने वाले अणुओं की संख्या और इससे बाहर निकलने वाले अणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, और ये अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं साम्य, इक्विलिब्रियम। देखो जो साम्य होता है ना, देखो इसको इस तरीके से समझिए। मान लो इस द्रव विलायक में गैस के 100 अणु घुल गए। द्रव विलायक में कितने अणु घुल गए? 100 अणु घुल गए। अब 100 अणु घुलने के बाद में अब अगर इसमें जितने भी गैस के अणु विलयन में प्रवेश करते हैं उतने ही अणु विलयन में से बाहर निकलते हैं। मतलब विलयन में गैस के अणुओं की संख्या 100 बनी रहती है। तो जो साम्य की अवस्था होती है, साम्य की जो स्थिति होती है, साम्य की स्थिति कहते हैं वो अवस्था होती है जिसमें दो विपरीत अभिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती है। देखो प्रवेश करने वाले अणुओं की संख्या और बाहर विलयन से बाहर निकलने वाले अणुओं की संख्या जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है ना, तब वो बराबर हो जाती है। तो साम्य अवस्था आपको इस समझ में आ जाना चाहिए। मतलब साम्य अवस्था कब स्थापित होगी? जब एक निश्चित मात्रा में जो गैस के अणु हैं वो द्रव विलायक में घुल जाएंगे, उसके बाद में साम्य अवस्था स्थापित होती है। और साम्य अवस्था स्थापित होने पर विलयन में प्रवेश करने, यानी कि जब एक निश्चित मात्रा में गैस विलायक में घुल गई तो उसके बाद में विलायक में जो गैस के दूसरे अणु प्रवेश करते हैं ना, उनकी संख्या और विलयन में से बाहर निकलने वाले अणुओं की संख्या जो है वो बराबर हो जाती है। तो ये अवस्था कहलाती है साम्य की अवस्था। तो दाब बढ़ाने पर हमेशा गैस की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है, और जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं गैस की विलेयता बढ़ती जाती है। सबसे पहले गैस की द्रव विलायक में विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। सबसे पहले गैस की विलायक में विलेयता एवं दाब के बीच में, विलेयता एवं दाब के बीच में मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। हेनरी वैज्ञानिक ने। देखो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम यही है। देखो हमने आपको बताया कि जब हम दाब बढ़ाते हैं गैस के ऊपर तो उसकी विलेयता बढ़ती है, और बढ़ाएंगे विलेयता और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। दाब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे विलेयता बढ़ती जाएगी। यानी कि गैस की जो विलेयता होती है ना, गैस की जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। यही हेनरी का नियम है। तो दाब बढ़ाने पर हमेशा गैस की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी। यानी कि जो विलेयता है वो गैस का जो दाब है या गैस का जो आंशिक दाब है उसी के समानुपाती होता है ना। यही हेनरी का नियम है। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं विलेयता बढ़ती जाती है। तो यानी कि जो विलेयता समानुपाती कहीं की होगी, दाब के समानुपाती होती है। दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। तो यही हेनरी नियम है। देखो हेनरी नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। देखो अगर केवल एक गैस ली गई है पात्र में तो कहेंगे कि गैस की विलेयता वो गैस के आंशिक दाब के अगर एक गैस ली गई है तो इसको कहेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है।
अगर कई सारी गैसें ली गई हो, मान लो एक से ज़्यादा गैस ली गई है, तो उस गैस का, अब मान लीजिए गैसीय मिश्रण ले लिया, मान लो ए बी सी 3 गैसें ले ली। अब इन तीनों के अलग अलग दाब होंगे, तो मिश्रण का कुल दाब इन तीनों के दाब के बराबर होगा। अब उस दाब में ए का कितना दाब है उसे कहेंगे ए का आंशिक दाब, बी का कितना दाब है उसे कहेंगे बी का आंशिक दाब। यानी कि जब कई गैसें एक साथ लेते हैं तो फिर कहते हैं गैस का आंशिक दाब। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस का आंशिक दाब अधिक होने पर विलेयता अधिक होती है। मान लीजिए गैस की विलेयता m है, विलेयता क्या है m, विलेयता क्या है m समानुपाती p के, p आंशिक दाब, p क्या है p बराबर है आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। तो यानी कि m बराबर k p, जहां k जो है वो एक स्थिरांक है। विलेयता क्या होती है, विलेयता होती है विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा, विलायक के निश्चित आयतन में घुली विलेय की मात्रा कह लीजिए, वो कहलाते हैं विलेयता। मान लीजिए विलेयता m है, तो इस नियम के अनुसार ये क्या हो गया, विलेयता समानुपाती गैस की द्रव में विलेयता इस विलयन के ऊपर जो गैस का जो दाब है उसके समानुपाती, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। और अगर हम देखो, अगर विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करें, अगर विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में, विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहते हैं, इसके पदों में व्यक्त करें। देखो अगर मोल प्रभाज, देखो विलेयता अधिक होने पर गैस का मोल प्रभाज अधिक होता है ना, विलेयता कम है तो मोल प्रभाज कम है, यानी कि कम मात्रा में। मोल प्रभाज जो है ना ये मात्रा को प्रदर्शित करता है कि अगर देखो, अगर मोल प्रभाज अधिक है तो इसका मतलब अधिक मात्रा में गैस घुलनशील है, मोल प्रभाज कम है तो इसका मतलब कम मात्रा में घुलनशील है। तो विलेयता अधिक है तो इसका मतलब मोल प्रभाज अधिक है गैस का, अगर गैस की विलेयता कम है तो इसका मतलब गैस का मोल प्रभाज कम है। तो अगर हम विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करें तो फिर हेनरी के नियम को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, है ना। स्थिर ताप पर किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है ना। देखो अगर विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में, विलेयता मोल प्रभाज के पदों में मापी गई हो, या कह सकते हैं कि विलेयता को मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया गया हो, तो इसी से ही हम ये लिख सकते हैं कि भाई स्थिर ताप पर किसी विलयन में गैस का जो मोल प्रभाज होता है, मतलब विलयन में जो गैस घुली होती है ना, तो गैस का जो मोल प्रभाज होता है वो विलयन के, इस विलयन के ऊपर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब दाब अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो विलयन में गैस का जो मोल प्रभाज है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे गैस का जो मोल प्रभाज है वो बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, ये हेनरी नियम। लेकिन एक्चुअल में हेनरी नियम को, अच्छा देखो मैंने आपको ये बताया कि दाब बढ़ाने पर जो विलेयता है वो बढ़ती है, मतलब विलेयता कब बढ़ेगी, जब दाब बढ़ाएंगे, है ना। दाब कम करेंगे विलेयता घटेगी, मतलब दोनों में एक समानुपाती संबंध होता है। विलेयता में और दाब में क्या है, एक प्रकार से समानुपाती संबंध है। विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ रही है ना, दाब कम कर रही तो विलेयता घट रही है। तो देखो जो ये हेनरी नियम ये है, लेकिन एक्चुअल में सामान्य रूप से हेनरी नियम को इसका उल्टा लिखते हैं। उल्टा किस प्रकार से लिखते हैं,
हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलयन के ऊपर किसी गैस का आंशिक दाब, मतलब ये विलयन है, विलयन के ऊपर किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में विलीन गैस के मोल प्रभाज x के समानुपाती होता है। मतलब मोल प्रभाज जितना इसमें ज़्यादा घुला होगा गैस का आंशिक दाब उतना ही ज़्यादा होगा। और बशर्ते विलयन में विलीन होते समय गैस में किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन न हो, मतलब जो गैस विलयन में घुल रही है उसकी इसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। देखो पहले आपने ये लिखा कि जो विलेयता है, गैस की विलयन में घुलनशीलता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है ना। तो यानी कि जो विलेयता है वो विलेयता दाब के समानुपाती होती है। जो हेनरी नियम है, एक्चुअल में हेनरी नियम को इसका उल्टा लिखते हैं, और अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखना है, हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलयन के ऊपर किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब P है ना, वो विलयन में विलीन, मतलब इस विलयन में गैस का मोल प्रभाव जितना ज़्यादा घुला होगा गैस का आंशिक दाब उतना ही विलयन के ऊपर ज़्यादा होगा। मोल प्रभाव कम घुला है विलयन में गैस का, तो गैस का जो आंशिक दाब है वो भी कम होगा, है ना। तो मोल पर गैस का जो आंशिक दाब है यानी कि P समानुपाती, देखो दाब समानुपाती मोल प्रभाव के, यानी कि P समानुपाती मोल प्रभाव x के, है ना, या P बराबर KH इंटू x। जहां ये समीकरण आती है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, जहां पर KH एक स्थिरांक है, KH स्थिरांक है जिसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। और जो ये हेनरी स्थिरांक होता है, हेनरी स्थिरांक का मान जो होता है वो गैस की और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। हेनरी स्थिरांक के H का मान जो है वो गैस और विलायक की प्रकृति, है ना, और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। देखो हमारी ये समीकरण आई, P बराबर KH इंटू ये मोल प्रभाव। तो जो हेनरी स्थिरांक है KH, इसकी इकाई क्या होगी? अब देखो जो मोल प्रभाव है एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो जो दाब की इकाई होती है वही हेनरी स्थिरांक की इकाई होती है। अगर हम आंशिक दाब और गैस के मोल प्रभाव के बीच में ग्राफ खींचे तो एक इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर HCl गैस के आंशिक दाब और साइक्लोहेक्सेन के विलयन में HCl का मोल प्रभाव, इसके बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो देखो दाब को टोर में प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। देखो जब हम गैस के आंशिक दाब HCl साइक्लोहेक्सेन में घुलनशील होती है गैस, तो जब हम आंशिक दाब और मोल प्रभाव के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसका ये जो ढाल है, इसका ढाल जो है ना, ढाल यानी कि जो ये आंशिक दाब और ये x है ना, इसका जो ढाल होता है वो बराबर होता है हेनरी स्थिरांक के, है ना, वो बराबर होता है हेनरी स्थिरांक। और ढाल बराबर क्या है? देखो आंशिक दाब P अपॉन x। तो जब हम गैस के आंशिक दाब और
गैस के मोल प्रभाज के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल जो होता है वो हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। और देखो हेनरी स्थिरांक का जो मान होता है, अगर हेनरी स्थिरांक का मान अधिक है, इसका मान अधिक होने पर गैस की विलेयता घटती है और हेनरी स्थिरांक का मान कम होने पर गैस की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है। तो ये मैंने आपको बताया हेनरी नियम, और ये हेनरी नियम की समीकरण है। तो एक लाइन का हेनरी नियम है। हेनरी नियम की कई परिभाषा मैंने आपको बताई, तो आप ये परिभाषा याद रखिए कि स्थिर ताप पर किसी विलयन के ऊपर गैस का आंशिक दाब P विलयन में विलीन गैस के मोल प्रभाज X के समानुपाती होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हेडिंग डालिए हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हमारा अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। मतलब हेनरी नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, इससे हम किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार से इससे प्रभावित होता है। देखो हमने ये पढ़ा है हेनरी नियम से कि दाब बढ़ाने पर जो है वो गैसों की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है, दाब कम करते हैं गैस की विलेयता घटती है ना। देखो हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है। देखो सोडा वाटर, जो शिकंजी बनाते हैं ना, सोडा वाटर उसमें मिलाते हैं, तो सोडा वाटर, सोडा जल तथा जो शीतल पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इनको बोतल में उच्च दाब के साथ में बंद किया जाता है। जो सोडा वाटर और शीतल पेय होते हैं ना, इनमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बंद बोतल में CO2 के साथ में उच्च दाब पर CO2 को बोतल में बंद किया जाता है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, अधिक दाब पर CO2 ज़्यादा मात्रा में जल में घुलनशील होती है। तो सोडा वाटर तथा शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को जो है अधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा, देखो जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब गहरे समुद्र में अधिक गहराई तक गोता लगाते हैं, है ना, समुद्र में अधिक गहराई तक गोता लगाते हैं, तो उन्हें जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है ना। जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र की सतह है, तो जब गोताखोर नीचे गहराई में जाता है तो गहराई में जाने पर पानी का बहुत अधिक दाब जो है उनके ऊपर पड़ता है, तो उनको उच्च दाब सहना पड़ता है। और जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ में वायु का जो सिलेंडर होता है सांस लेने के लिए वो ले जाते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं जब वो गहराई में चले जाते हैं समुद्र में, तो वायु में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है, ये गैसें उच्च दाब होने के कारण, हमें पता है दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, तो दाब अधिक होने के कारण जैसे जैसे गोताखोर गहराई में जाता है तो गोताखोर जब सांस लेता है तो सांस लेने में O2 और N2 जो है वो शरीर में फेफड़ों के द्वारा वो जाती है, तो ये O2 और N2 जो है वो रुधिर में, इनकी जो विलेयता होती है ये ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है।
N2 और O2 जो है वो गहराई में जाने पर हमारे ब्लड में इसकी जो विलेयता है ना वो बढ़ जाती है, ये ब्लड में ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है। अच्छा, अब जब गोताखोर धीरे धीरे ऊपर आता है तो ऊपर आने पर दाब कम होता है। अब जब दाब कम होता है तो ये जो O2 और N2 गैस है ये हमारे रुधिर में से बुलबुलों के रूप में जो हमारी जो बारीक खून की नलियां हैं उनमें ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, तो जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है और इससे बहुत ज़्यादा ये पीड़ादायक होता है, क्योंकि हमारी जो बारीक केश नलियाँ होती है ब्लड की ये उसमें ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है और गांठें बन जाती है ना। इन्हें बेंड्स बोलते हैं, बेंड्स डिजीज़, कम दाब पर होने वाली बीमारी कहते हैं इसको। तो जैसे जैसे गोताखोर ऊपर आता है ये O2 और N2 जो है वापस हमारी जो खून की नलियाँ हैं उनमें ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और कभी कभी ये जानलेवा होता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? बेंड्स डिजीज, बेंड्स। इसमें गांठें बन जाती है, बेंड्स गांठ को बोलते हैं, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत डिस्टरबेंस होता है, रुकावट आती है, तो जिससे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और कभी कभी जो है ये जानलेवा होता है। तो इससे बचने के लिए बाद में ये खोजा गया कि अगर हम ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैस का सिलेंडर ले जाते हैं गोताखोर, अगर उसमें कुछ मात्रा में हीलियम मिला ली जाए तो फिर जो है इस बेंड्स जो डिजीज है और जो नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है शरीर में उसका भी हानिकारक प्रभाव जो है, जहरीला प्रभाव बॉडी के ऊपर होता है। तो इनसे बचने के लिए बेंड्स बीमारी से और नाइट्रोजन का जो जहरीलापन है उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए सिलेंडर में इसके साथ में हीलियम मिलाई जाती है, हीलियम गैस। और ये मिश्रण जो है, ये मिश्रण गोताखोरों के द्वारा सांस के रूप में प्रयोग किया जाता है। 11.7% हीलियम और 56.2% नाइट्रोजन, 32% ऑक्सीजन। इस मिश्रण को जो गोताखोर होते हैं अब इस मिश्रण को जो है वो सांस के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस उच्च दाब पर भी इसकी विलेयता जो है बहुत कम होती है। और ये देखो 11.7% हीलियम है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता को कम कर देती है, यानी कि ये जो मिश्रण है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये तनु हो जाता है, जिससे उच्च दाब पर जो है मिश्रण तनु हो जाएगा, सांद्रता घट जाएगी N2O2 की, तो जिससे इनकी जो विलेयता है वो उस दाब पर कम हो जाती है। तो इस बेंड से डिजीज से बचने के लिए और नाइट्रोजन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इस मिश्रण का उपयोग अब जो गोताखोर है वो इसको सांस लेने में सिलेंडर में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग, देखो जो बहुत ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, तो जो ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोग होते हैं या जो पर्वतारोही होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मैंने क्या बताया आपको कि जो बहुत ऊंचाई वाले स्थान होते हैं उन स्थानों पर ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जो लोग होते हैं या जो पर्वतारोही ऊपर चढ़ाई करते हैं तो उनके ब्लड में रुधिर की मात्रा कम हो जाती है, जिससे
देखो यहाँ पर हेनरी नियम काम कर रहा है। हेनरी नियम, दाब बढ़ाने पर देखो N2O2 ब्लड में घुल गए थे, और यहाँ पर दाब कम होने पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है ब्लड में। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों के को कमजोरी महसूस होती है। उन्हें जो है सोचने समझने की जो उनकी शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है ना। इस बीमारी को कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, जिसमें कमजोरी महसूस होती है, थकावट होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये क्यों होता है? ऑक्सीजन का दाब कम होने की वजह से, है ना। वायु जो दाब होता है ना वो कम हो जाता है। तो ये हेनरी नियम से संबंधित अनुप्रयोग मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसके लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के पीरियड में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।